नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हर दिल अजीज़ लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी सूली ऊपर सेज पिया की। प्रस्तुत कर रही हूँ मालती जोशी जी की कहानी सूली ऊपर सेज पिया की। जब से सुजाता ने बताया था कि सुरेंद्र अपने पिता की बरसी पर आया हुआ है, तब से मन में आशा की नई खोपलें फूटने लगी थीं। आशा ही क्यों, मुझे तो विश्वास था कि वो ज़रूर मिलने का यत्न करेगा। घर पर ना सही, कॉलेज में, लाइब्रेरी में या फिर किसी दोस्त के घर ही सही, पर मिलेगा ज़रूर। कम से कम फ़ोन तो कर ही लेगा। पर एक एक करके 5 दिन बीत गए और मेरी आशा निराशा में, हताशा में बदलती चली गई। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि बात अब पहले की सी नहीं रह गई है। पिछले दिनों उसके पत्रों की संख्या निरंतर घटती गई है, उनमें अंतराल बढ़ता गया है और ऊष्मा तो एकदम ही समाप्त हो गई है। पिछले 8-10 महीनों से तो पत्राचार एकदम ठप्प सा था। मन ही मन में उस संबंध को तिलांजलि दे चुकी थी कि सुजाता ने मन में सोई चाहत को जगा दिया। मैं एक बारगी फिर प्रतीक्षा के भंवर जाल में खो गई। पूरे 5 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद मेरा धैर्य चुक गया। मुझे डर होने लगा कि मैं अगर यूं ही मान लिए बैठी रही तो वो बिना मिले लौट जाएगा, पता नहीं कितने सालों के लिए, और मैं फिर उसी मोहक भ्रम को सीने से लगाए राह तकती रह जाऊंगी। उम्र हाथों से रेत की तरह फिसलती रहेगी और एक दिन जिंदगी अनाम अंधेरों में गुम हो जाएगी। नहीं, इस चक्रव्यूह को तोड़ना ही होगा। जिस घर में मुझे शहनाई के मंगल स्वरों के साथ प्रवेश करने की आस थी, वहाँ इस तरह चोरी छिपे जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी थी। यही एकमात्र अवसर था जो मेरे भाग्य को निर्णायक मोड़ दे सकता था और मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। दूर से ही देख लिया कि सुरेंद्र की माँ लॉन चेयर पर बैठी कुछ बुन रही हैं। गेट खोलते हुए मेरे हाथ कांप गए। आवाज़ सुनकर उन्होंने सिर उठाया। मैंने नमस्ते की, पर वहाँ परिचय की आंच नदारद थी। मेरा मन बर्फ होने लगा, पर जरा सा आगे बढ़ते ही जान गई कि सुरेंद्र की माँ नहीं, कोई और हैं। इस उम्र में आकर शायद सभी औरतें एक सी लगने लगती हैं। वे बराबर मुझे देखे जा रही थीं। उनका ये अजनबीपन ही मेरा संबल बन गया। पास पहुंचकर मैंने बड़े सहज भाव से पूछा, सुरेंद्र जी घर पर हैं क्या? सुबह से तो नज़र नहीं आया, पूछती हूँ। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर आवाज़ दी, मनीष, सुरेंद्र का कुछ पता है, कहाँ गया है? मांडू गया है, पीछे की ओर से एक आवाज़ आई। वहाँ केवल कुर्सी की पीठी नजर आ रही थी। मांडू? क्यों? अपनी मेम को घुमाने ले गया है। आप क्या समझ रही हैं कि तीरथ करने गया है? मैं क्या समझूंगी, समझना तो उसे चाहिए। जब से आया है घूम ही रहा है, ये नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के पास घड़ी खाड़ बैठी ले। घूम लेने दो मम्मी, अपनी बीवी को इस महान देश की झलक दिखा लेने दो, फिर पता नहीं यहाँ कब आना हो। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पलटकर फाटक तक पहुँच गई। पीछे से वे आवाज़ देती ही रह गईं, अरे बिटिया तुम तो चल दी, सुरेंद्र से कुछ कहना था क्या? ओरे मनीष, जरा नाम पता तो पूछ ले बेटा। पर इससे पहले कि कोई मेरे पीछे आता, मैं ऑटो रोक कर उस पर बैठ चुकी थी। सुजाता के यहाँ जाकर उसकी अच्छी तरह खबर लेने का विचार भी मैंने त्याग दिया था। ये काम मैंने घर जाकर फ़ोन पर कर लिया। बेचारी गिड़गिड़ाने लगी, रीना, कसम से कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वो तो दूसरे दिन मैंने उसकी मेम को देखा, पर फिर दोबारा तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे ज़रा भी शक होता कि तुम इस तरह धड़धड़ाती हुई वहाँ पहुँच जाओगी तो मैं सचमुच तुम्हें आगाह कर देती। इसके बाद उसे कुछ भी बुरा भला कहना तो व्यर्थ ही था। तमाशा जो मेरा बनना था बन ही गया था। उस दिन तो मनीष जी मेरा नाम पता पूछ नहीं पाए थे, पर दूसरे दिन पता ठिकाना मालूम करके खुद ही पहुंच गए। मैं लाइब्रेरी से निकल रही थी कि सामने पड़ गए। आप? जी, मैं मनीष हूँ, सुरेंद्र का दोस्त। कल आप वहाँ आई थीं। याद आया, कल इन सज्जन का नाम भर सुना था, शक्ल नहीं देखी थी। मैंने कहा, कल तो आपने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी, आज क्या ज़रूरत पड़ गई? कहीं बैठ सकते हैं? मजबूरन कैंटीन का रुख करना पड़ा। कोने वाली एक मेज़ पर बैठते हुए मैंने कहा, 1:15 क्लास है मेरी, वी विल मेक इट फास्ट। बिल्कुल जी, मैं भी फुर्सत में नहीं हूँ।
वो तो सुरेंद्र ने कसम दिला दी इसलिए आना पड़ा। आप शायद जानती नहीं, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों के पापा एक ही प्रोजेक्ट पर बरसों साथ रहे हैं। हम लोगों के बंगले भी जुड़वा ही थे। मम्मी का भी आंटी से बहुत ही बहनापा हो गया था। इसलिए इस बार जब मैं सुरेंद्र से मिलने आने लगा तो उनसे नहीं रहा गया, वे भी साथ चली आई हैं। जाहिर है आप मुझे फैमिली हिस्ट्री सुनाने तो नहीं आए हैं। सॉरी, मैं सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था ताकि आपको भरोसा हो सके। अगर आप दो टूक बात सुनना चाहती हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, सुरेंद्र ने कहा है कि हम लोगों, मेरा मतलब है आप लोगों के बीच सब कुछ समाप्त हो गया है। मजबूरी में ही सही उसे यह निर्णय लेना पड़ा है। उसे उम्मीद है कि आप उसे उदार अंतःकरण से क्षमा कर देंगी। ये तो हुआ उसका संदेश। अब जवाब में आप जो कुछ कहना चाहती हूँ कह दीजिए ताकि मेरा संदेश वाहक का दायित्व पूरा हो जाए। कितने सपाट ढंग से वो इतनी बड़ी बात कह गया। क्या सुरेंद्र ने इतनी ही निर्लिप्तता से ये बात कही होगी? ये बात खुद भी तो मुझसे कह सकता था वो। उसने आपको क्यों कष्ट दिया? मैंने कहा। चाह कर भी मैं अपने स्वर का कंपन रोक नहीं पाई थी। मैं क्या कह सकता हूँ, शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। अच्छा तो मुझे इजाज़त है। वो उठा और एक फौजी सैल्यूट मारता हुआ बाहर निकल गया। चाय के पैसे ऑफर करने तक का शिष्टाचार उसे याद नहीं रहा। क्लास तो थी मेरी, पर उस मूड में पढ़ाती भी तो क्या खाक। सिर दर्द का बहाना करके लड़कियों को छुट्टी दे दी और चुपचाप लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। इस समय मुझे एकांत चाहिए था और स्टाफ रूम में ये संभव नहीं था। सब कुछ समाप्त हो गया। बार बार यही वाक्य मेरे कानों में हथौड़े सा बज रहा था। दीदी का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। सच, मुझे उन्हीं की आत्मा का शाप लगा है। मैंने अपराधी ऐसा कर दिया था कि सगी बहन भी मुझे क्षमा नहीं कर सकी। वो तो मरकर सारी व्यथा से मुक्ति पा गई, पर मुझे शायद पछतावे की आग में सारी उम्र जलना पड़ेगा। पता नहीं किस कुघड़ी में वे सुरेंद्र को घर लेकर आई थीं। इससे पहले उसका नाम तो कई बार सुना था। ये भी आभास हो चला था कि वो केवल सहपाठी ही नहीं थे, इससे आगे भी बहुत कुछ है। ये तो देखने के बाद ही पता चला कि दीदी की पसंद कितनी बेजोड़ है। उसे देखा तो बस ठगी सी रह गई। 16-17 साल की स्वप्नजीवी उम्र थी मेरी। सुरेंद्र को देखकर लगा मेरे सपनों का राजकुमारी घर चलकर आया है। दीदी और मैं एक साझा सपना देखने लगी थी और इसका इल्म किसी को नहीं था। लाख बेवकूफ़ थी मैं, पर सुंदर थी। सामने वाले को रिझाना भी मुझे आता था। दीदी बेचारी को तो एहसास भी नहीं था कि उनके पांव तले की ज़मीन खिसकती जा रही है। फाइनल MBBS की पढ़ाई थी। वे जी तोड़ मेहनत कर रही थीं क्योंकि PG का एडमिशन भी इसी रिज़ल्ट पर निर्भर था। शायद उन्होंने सुरेंद्र पर अगाध विश्वास था, इसीलिए वे निश्चिंत थीं। ये तो उन्हें बहुत देर बाद पता लगा कि उनके विश्वास की सतह कितनी भुरभुरी है। वे एकदम गुमसुम हो गईं। पढ़ाई से उनका जी उचट गया। वे घंटों शून्य में नज़र गड़ाए बैठी रहती। उनका हंसना, बोलना, गज़लें गुनगुनाना सब छूट गया। घर में किसी को खास आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षा के दिनों में दीदी पर जैसे जुनून सवार हो जाता था। फिर ये तो फाइनल का था। धक्का तो सबको रिजल्ट के दिन लगना था, जब पता चला कि हमेशा मेरिट में आने वाली रेणु 2 विषयों में रह गई। तो सब सन्न रह गए। पापा को तो किसी तरह विश्वास ही नहीं हुआ। बार बार रीवैल्यूएशन के लिए जिद करते रहे, पर दीदी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वे खुद जानती थीं कि परीक्षा में क्या करके आई हैं। अभी सब लोग दीदी के रिज़ल्ट का मातम ही मना रहे थे कि एक धमाका और हो गया। अभी इंटर्नशिप पूरी भी नहीं हो पाई थी और श्रीमान सुरेंद्र नाथ जी पापा से मेरा रिश्ता मांगने आ पहुँचे। पापा तो स्तब्ध रह गए, फिर भी अपना मूड कायम रखते हुए बोले, बरखुरदार, कहीं तुम नामों की गफलत तो नहीं कर रहे? हम लोग तो सोच रहे थे कि तुम और रेणु। यस सर, वी आर गुड फ्रेंड्स, माई सेल्फ एंड रेणु, बट जस्ट फ्रेंड्स एंड नथिंग एल्स। इट इज़ रीना आई विश टू मैरी। ठीक है, पापा ने संयत स्वर में जवाब दिया। पहले बड़ी से निपट लें, फिर रीना के लिए सोचेंगे। पापा के इस जवाब का अर्थ हाँ या ना कुछ भी हो सकता था। मैं और सुरेंद्र दोनों ही पशोपेश में पड़ गए। मुझे लग रहा था कि थोड़ी जल्दीबाजी हो गई है, और सुरेंद्र का कहना था कि लोगों का भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है। पर केवल भ्रम ही नहीं टूटा, सुरेंद्र के इस प्रस्ताव से किसी का दिल भी टूट गया। इससे पहले
जब जब मैंने दीदी की बात उठाई थी, सुरेंद्र ने हमेशा यही कहा था कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। न कभी कोई कस्में खाई गईं, न वादे किए गए, न किसी ने अपने प्यार का इजहार किया, न वफा का इकरार किया। बार बार ये वाक्य सुनकर मैं भी अपराध बोध से मुक्त हो गई थी। मैं किसी भी तरह अपने को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं समझती थी, लेकिन अपराधी तो मैं थी। दीदी का सालों का संजोया सपना मैंने उनकी आंखों से चुरा लिया था। इस अपराध का दंड दीदी ने मुझे नहीं, अपने आप को दिया। एक रात जो सोई तो फिर उठी ही नहीं। डॉक्टर थी ना, जीवन समाप्त करने के दर्जनों तरीके मालूम थे उन्हें। घर में तो हाहाकार मच गया। पास पड़ोस में 100 तरह की चर्चाएं होने लगीं। सौभाग्य से एसपी परिचित निकल आए। मामला जैसे तैसे दब ही गया। सबने यही समझा कि फेल होने का सदमा रेणु बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसमें अविश्वास करने जैसा तो कुछ था भी नहीं। पर घर पर तो सबको सब कुछ मालूम था। मैं तो किसी से आंखें नहीं मिला पा रही थी। मेरा रोना भी सबको नाटक ही लग रहा था। माँ ने तो साफ ऐलान कर दिया कि ऐसे हत्यारे को मैं घर की सीढ़ी नहीं चढ़ने दूंगी। लड़की ब्याहना तो बहुत बड़ी बात है। पापा ने सुरेंद्र के पिता के पास भी खबर भेज दी कि अगर उनका लड़का घर के आसपास भी नज़र आया तो वे पुलिस में पकड़वा देंगे। पापा ने किसी चिट्ठी का हवाला भी दिया जो दीदी के सिरहाने मिली थी और जो उन्होंने पुलिस को नहीं दी थी। उस चिट्ठी से परेशानी हम लोगों को भी हो सकती थी, क्योंकि उसमें मेरा नाम था, इसलिए पापा उसको दबा गए थे। सुरेंद्र के पिता को डराने के लिए पापा का वो संदेश काफ़ी था। अपनी बदनामी से कौन नहीं डरता। फिर उन लोगों का तो शहर में काफ़ी नाम था, प्रतिष्ठा थी। आनन फानन में उसका दाखिला शिकागो के किसी विश्वविद्यालय में हो गया। उन लोगों के लिए यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं था। उनके पास पैसा भी था, पहुँच भी थी। पर मेरा तो भविष्य ही अधर में लटक गया। यूँ सुरेंद्र जाने से पहले मुझसे मिला था। उसके एक दोस्त के घर पर ये मुलाकात हुई थी। बाद में उसी पते पर पत्र भी आते रहे। जाते हुए सुरेंद्र ने मुझे दिलासा दिया था कि वो डिग्री लेकर तुरंत ही लौट आएगा। तब तक यहाँ मामला ठंडा पड़ चुका होगा। माँ पापा का रुख भी कुछ नरम हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो वो तुरंत मुझे लेकर वापस लौट जाएगा। उस देश में पहुँचने भर की देर है। नौकरी तो मिल ही जाती है, फिर डॉक्टर तो कहीं भी पेट भर लेता है। उसके इस आश्वासन के सहारे मैंने 1-2 नहीं, पूरे 7 साल काट दिए। जिंदगी इस बीच अपने ढर्रे से चलती रही। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर एक स्थानीय कॉलेज में नौकरी करते हुए पीएचडी करने लगी। घर में भी स्थितियां बदलती रहीं। भैया की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। मेरी शादी की आस मन में लिए पापा भी चले गए, पर मेरी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। इसी बीच सुरेंद्र के पत्रों की संख्या घटती रही। उनके बीच का अंतराल बढ़ता गया। उनके भीतर की ऊष्मा तो जैसे समाप्त हो गई, पर मैं फिर भी आस का दिया जलाए बैठी रही। और आज श्रीमान जी संदेश भेज रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। सच बहुत कड़वा होता है, परंतु अगर पचाने की सामर्थ्य हो तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। मैंने भी जब एक बार हिम्मत करके उस सत्य को स्वीकार कर लिया तो लगा मन से एक बोझ उतर गया है। एक झूठ मूठ का नैतिक बंधन था जो छूट गया है। मैं मुक्त हो गई हूँ। मुक्ति का ये एहसास बड़ा ही सुखद था। शाम को घर लौटी तो मेरे हाथ में समोसों का पैकेट और आइसक्रीम का एक बड़ा सा फैमिली पैक था। पर बुआ को देखते ही दोनों हाथों से झूल जाने वाले राक्षस नदारद थे। बात क्या है माँ, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग उपाध्याय जी के यहाँ गए हैं। आज समीर का टीका है ना? अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर तुम नहीं गई? आंटी क्या सोचेंगी? अब ये लोग गए तो हैं। और सच बताऊं लली, आजकल कहीं शादी ब्याह में जाने का मन नहीं होता। क्यों? अरे हर कहीं बस तुम्हारी चर्चा चल पड़ती है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। यही तो मुसीबत है माँ, तुम लोग बस चर्चा ही चलाती हो, कहीं बात नहीं चलाती। माँ आंखें फाड़े मुझे देखती रहीं। मैं मजाक नहीं कर रही माँ, सच कह रही हूँ। अगर कोई बंदा भूले भटके राजी हो जाता है तो मैं तैयार हूँ। माँ अब भी अपलक मुझ पर आंखें गड़ाई थीं। तुम लोग खुद तो कुछ सोचते नहीं, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तभी मुझे बेशर्मी पर उतर आना पड़ा है। माँ ने एकदम मुझे अंक में भर लिया। वे बार बार मेरा माथा चूमती रहीं। मेरी इस अप्रत्याशित घोषणा से उन्हें कितनी राहत मिली थी, ये साफ जाहिर था। वैसे ये घोषणा स्वयं मेरे लिए भी अप्रत्याशित थी।
अपने इस निर्णय पर मैं खुद भी चकित थी और अपनी हिम्मत को दाद दे रही थी। 4-5 दिन बाद भैया मेरे कमरे में आए। बेबी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने ठीक ही सुना है, मैंने छूटते ही उत्तर दे दिया। बेकार की नाटकबाजी करने का कोई मतलब नहीं था। सालों बाद भैया मेरे कमरे में आए थे तो उनका मकसद क्या होगा मैं समझ ही गई थी। भैया ने शायद बड़े ही घुमावदार वार्तालाप की अपेक्षा की होगी। मुझसे इतना सीधा सपाट उत्तर पाकर वे चकित तो हुए, पर उन्हें तसल्ली भी हुई। प्रसन्न मुद्रा में बोले, चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही तुमने एक सही निर्णय तो लिया। अच्छा, एक प्रस्ताव आया है, विचार करोगी? मतलब मेरे निर्णय लेने भर की देर थी, प्रस्ताव जैसे प्रतीक्षा में ही थे। मैं सुबह डिटेल्स दे जाऊंगा, वैसे मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तो बस फिर ठीक ही होगा भैया, मुझे और क्या विचार करना है। वैसी भी उम्र के इस मोड़ पर आकर अब ज़्यादा मीन मेख निकालने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। ऐसी कौन सी उम्र हो गई है तुम्हारी? उनके स्वर में स्नेह का पुट था। आप मुझे ज़िंदगी भर बेबी कहते रहेंगे तो क्या मैं बेबी ही रह जाऊंगी? फिर भी ज़िंदगी भर का सवाल है, विचार तो करना ही चाहिए। मैं अभी डिटेल्स भिजवाता हूँ। और सचमुच मिंकू बाबा थोड़ी देर बाद लिफाफा दे गया। ये मेरे जीवन में आया पहला प्रस्ताव था। धड़कते दिल से लिफाफा खोला। विवरण से पहले फ़ोटो पर नज़र गई और मैं धक से रह गई। ये तो वही सज्जन थे, मनीष, सुरेंद्र के अभिन्न मित्र। उतनी रात को मैं भागी भागी भैया के कमरे में गई। बाद में बहुत शर्म भी आई, पर उस समय तो कुछ होश ही नहीं था। भैया, मैंने हाँफते हुए कहा, आपने कहा था कि ये प्रस्ताव आया है, तो किसके थ्रू आया है? लड़के की माँ खुद आई थी। भाभी ने बताया, वे लोग यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए हैं, वहीं उन्होंने तुम्हें देखा था। भाभी सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। शायद वे ये पढ़ने की चेष्टा कर रही हों कि उन लोगों ने मुझे कहाँ देखा था। भैया, मैंने भाभी को अनदेखा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि ये शख्स सुरेंद्र का दोस्त है? भैया कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेबी, हम तो ये रिश्ता मांगने गए नहीं थे, उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। अच्छा मान लो, अगर वो सुरेंद्र का मित्र नहीं होता तब क्या तुम्हें आपत्ति होती? आपत्ति तो मुझे अब भी नहीं है, पर सोचती थी चाय पानी का एक फॉर्मल राउंड हो जाता। सो तो होगा ही, आखिर मैं भी तो उन लोगों से अभी तक मिला नहीं हूँ। एंड डोंट वरी, तुम्हें भी अपनी शंकाओं के समाधान का पूरा मौका मिलेगा। चाय पान का वो फॉर्मल राउंड बहुत ही शानदार रहा। इस घर में इस किस्म का ये पहला आयोजन था। दीदी तो इस तरह की किसी संभावना से पहले ही चली गई थीं। मैंने भी अब तक कोई मौका नहीं दिया था। माँ ने जैसे सारे अरमान निकाल लिए थे। मज़े की बात तो ये कि भाभी भी बिना मुंह चढ़ाए माँ का हाथ बटा रही थीं। घर भी उन्होंने खूब अच्छी तरह से सजाया था। मुझे लगा जैसे मेरी शादी के लिए वे सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं। उन लोगों ने नंबर किसी होटल का दे रखा था, मतलब वे लोग सुरेंद्र के यहाँ से विदा हो चुके थे, पर अब भी शायद मेरे लिए शहर में टिके हुए थे। फ़ोन पर उन्होंने जो समय दिया हुआ था, ठीक उसी समय वे घर में दाखिल हुए। वे लोग मतलब माँ और बेटा, तीसरा कोई नहीं था। मैं पैर छूने को झुकी तो मम्मी जी ने अंक में मुझे भरकर मेरा माथा चूम लिया। वे समझ गईं कि ये चाय पार्टी तो महज एक औपचारिकता है, चुनाव तो मेरा हो चुका है। पर जिसके लिए मुझे चुना गया था उसकी प्रक्रिया का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने एक बार भी आंख उठाकर मेरी ओर नहीं देखा था। बस भैया से सरकार की विदेश नीति या रुपए के अवमूल्यन और गरिष्ठ विषयों पर बात करते रहे, या फिर मिंकू टिंकूज नर्सरी राइम्स सुनते रहे। मैंने अपने को बड़ा अपमानित और उपेक्षित सा महसूस किया। बड़ी देर बाद भैया को मेरी इस मनःस्थिति का अंदाज हुआ। उन्होंने बड़ी तरकीब से महिला मंडल को घर दिखाने के बहाने भीतर भेज दिया। बच्चों को खेलने के लिए कहकर खुद भी एक ज़रूरी फ़ोन करने के लिए अपने कमरे में चले गए। मनीष जी चुपचाप ये नज़ारा देखते रहे, फिर सबके इधर उधर हो जाने के बाद बोले, ये साइलेंस जोन प्रस्थापित करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो ऐसा खास कुछ पूछना नहीं है, पर मुझे तो पूछना है। वे आश्चर्य में भरकर मुझे देखने लगे। आप लोग एकाएक मुझ पर इतने कृपावंत कैसे हो गए हैं? ये तो मम्मी ही बता सकती हैं, या फिर आप ही बता दीजिए कि उस दिन पहली ही झलक में आपने उन पर क्या जादू कर दिया था। बस दिन भर आप ही की चर्चा करती रहीं। फिर बाद में जब सारा इतिहास मालूम हुआ तब तो जैसे उन्हें जिद सवार हो गई। मुझसे पूछा तक नहीं और यहाँ आकर खुद प्रपोज़ल दे गई। मतलब प्रपोज़ल में आपकी मर्जी नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा?
मम्मी मुझे गोद में लेकर तो फेरे नहीं लेंगी, कुछ निर्णय तो मुझे खुद ही लेने होते हैं। अब इस बात का कोई क्या मतलब निकाले? क्या ये भला आदमी इतनी सी बात नहीं कह सकता था कि वो स्वयं भी इस विवाह के लिए उतना ही उत्सुक है? हिप्पोक्रेट। एक आखिरी सवाल और, क्या बता सकेंगे कि इस प्रस्ताव के मूल में क्या था, करुणा या प्रशंसा? पता नहीं, शायद दोनों ही हों। इतनी साफ गोई के बाद भी शादी के लिए हाँ करना मेरी सरासर गलती थी, पर क्या करूं? माँ की आंखों में जगमग करते आशा के दीप बुझाने का साहस नहीं हुआ। भाभी का उमड़ा हुआ प्यार, भैया का उल्लास साफ बता रहे थे कि लोग मेरी विदाई के लिए कितने उत्सुक हैं। मना करती हूँ तो पता नहीं फिर जीवन में संयोग बने ना बने। इसके बाद यहाँ जो जीवन होगा वो बेहद निरानंद होगा। फिर वो अपरिचित पड़ाव क्या बुरा है, कम से कम उसे अपना घर तो कह सकूंगी। माँ हमेशा कहा करती थी, संजोग जब बनता है पलक झपकते सब कुछ हो जाता है। सचमुच ऐसा ही हुआ। मेरे हाँ कहने भर की देर थी, आनन फानन में सारी व्यवस्था हो गई और एक दिन मैं सचमुच दुल्हन बन गई। लोग बाग खुश थे और चकित भी। इतना अच्छा घर वर बैठे बिठाए मिल जाना बड़ी बात होती है। सबकी प्रशंसा सुन सुनकर मुझे भी लगा कि अपनी विशिष्ट भाषा शैली के बावजूद मनीष जो एक उम्दा इंसान है। मेरा सारा इतिहास जानते हुए भी मुझे ग्रहण करना छोटी बात नहीं थी। और मम्मी जी, वे तो मानो साक्षात स्नेह और ममता की मूर्ति ही थीं। कृतज्ञता से लबालब अंतःकरण के साथ ही मैंने गृह प्रवेश किया। कृतज्ञता का वो ज्वर उतरने में थोड़ा समय तो लगा, पर उसके उतरते ही मुझे यथार्थ की खुरदुरी और बदरंग जमीन नजर आने लगी। मम्मी जी बदस्तूर करुणा निधान बनी हुई थीं, पर उनकी उस भंगिमा में मुझे खुशामद की बू आने लगी थी, जैसे वे अपने प्यार दुलार के बल पर ही मुझे रोक लेना चाहती हूँ। अपना शरणागत वत्सल रूप कायम रखने के लिए वे कभी कभी बेमतलब सुरेंद्र का किस्सा छेड़ देती थीं। मैं कई बार उन्हें समझा चुकी थी कि मेरे लिए वो प्रसंग समाप्त हो गया है। सुरेंद्र मेरी जिंदगी से ही नहीं, मन से भी उतर गया है, पर उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं था। इधर माँ का प्यार मुझ पर भारी पड़ रहा था, उधर बेटा था कि रुख ही नहीं मिलाता था। दाम्पत्य का अर्थ केवल शरीर रह गया था। सीधी बात करना तो उन्हें जैसे आता ही नहीं था। माना कि वक्रोक्ति का उनका अपना स्टाइल था। फिर हर बात का एक समय होता है। धीर गंभीर व्यक्ति भी अंतरंग क्षणों में तरल और भावुक हो जाता है। हंसोड़ व्यक्ति भी जीवन के नाजुक पलों को हंसी में नहीं उड़ाता। पर मनीष जी के पास तो बस एक ही मुद्रा थी। कई बार मुझे लगता जैसे वे अपने शब्दों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे मुझसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए कमरे में आते ही मुझे लगता जैसे मैं एक अजनबी के साथ कैद हो गई हूँ। मेरा उस माहौल में दम घुटने लगा। आखिरकार अपरिचय के उस विंध्याचल को पार करने का मैंने संकल्प लिया। एक रात सारी कशमकश को समाप्त करते हुए मैंने पूछ ही लिया, एक बात बताएंगे, ये शादी क्या आपकी मर्जी से हुई है? ये सवाल तुम पहले भी पूछ चुकी हो, दोबारा पूछने की ज़रूरत भी तो पड़ सकती है। तुम्हें कोई शिकायत है? कहते हुए उन्होंने इस तरह घूर कर देखा कि घृणा, लज्जा और ग्लानि से मैं भीतर तक सिहर उठी। बड़ी देर तक आंख उठाने का साहस नहीं हुआ। उसी तरह नज़रें झुकाए मैंने कहा, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। देखो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि कोई मुझे ज़बरदस्ती सेहरा बांध कर मंडप में ले जाएगा। यह उत्तर मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, तो अब क्या सुनना चाहती हो? मैं एक सच्चा और ईमानदार उत्तर चाहती हूँ। सुन सकोगी? मैं सिर्फ उन्हें देखती रही। तो सुनो, मैं तुमसे ही नहीं, किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। मैं उस घिनौने व्यक्ति की वंश बेल को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था जिससे मुझे नफरत है। मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने ड्राइंग रूम में लगी बड़ी सी तस्वीर घूम गई, जिस पर हमेशा एक चंदन का हार पड़ा रहता है। माँ जी रोज़ वहाँ अगरबत्ती जलाती हैं। इस घर में आने के बाद मैंने सबसे पहले उसी तस्वीर को प्रणाम किया था। उस समय लगा था जैसे वे शांत झील सी आँखें मुझ पर आशीर्वाद बरसा रही हूँ। इन्होंने शायद मेरा असमंजस भांप लिया था। बोले, तुम शायद डैडी की बात सोच रही हो, वो मेरे पिता नहीं हैं, आश्रयदाता हैं। मैं 5 साल का था जब मम्मी से उनकी शादी हुई थी। उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक पिता अपने बेटे को देता है, पर वे मेरे पिता नहीं थे। अपने पिता का नाम भी मैं नहीं जानता, जानना चाहता भी नहीं। जो आदमी
मेरी माँ को ऐसी अवस्था में छोड़कर भाग गया था, उसके नाम से अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता। डैडी ना होते तो पता नहीं हम माँ बेटे आज कहाँ होते, साथ भी होते या नहीं, कौन जाने। इसलिए मैं अब तक शादी से कतराता रहा। इतने अनाम कुल गोत्र को मैं किसी कन्या के सिर मरना नहीं चाहता था। मैंने मुंह खोलकर ये सब कभी नहीं कहा, पर मम्मी जैसे सब जान गई थीं। इसी कारण एक अपराध बोझ से वो तिलते जलती रहीं, गलती रहीं। डैडी जब तक थे उन्हें एक सहारा सा था, उनके बाद तो वे बिल्कुल अकेली पड़ गईं। ये अकेलापन उन्हें भीतर ही भीतर खाने लगा। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई। तब मुझे महसूस हुआ कि इस बुढ़ापे में उन्हें साथ और सहारे की बेहद ज़रूरत है। शादी न करने की अपनी जिद मुझे छोड़नी पड़ी। इंदौर आने से 2-4 दिन पहले ही मैंने मम्मी से कहा था कि वे मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दें। फिर छूटते ही मैं सामने पड़ गई। हाँ, उन्होंने तुम्हें देखा और उन्हें अपना अतीत याद आ गया। बोली, मनीष, इस फूल सी लड़की का कुम्हलाना मुझसे नहीं देखा जाएगा। और आपने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं मम्मी को खुश देखना चाहता था। हालांकि इस शादी में आपका मन बिल्कुल नहीं था, आपने हाँ कर दी। कहा ना, मैं मम्मी को सुखी करना चाहता था, इसीलिए आप उनके लिए एक आज्ञाकारी बहू ले आए। ऐसी बहू जिसका एक अतीत है, जिसकी बिना पर आप उसे दबा सकते हैं, रौब गांठ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें श्रीमान मनीष कुमार, मेरा अतीत इतना गंदला कभी नहीं रहा कि मुझे दूसरों की रसोई में मुँह छिपाना पड़े। ये कैसी बात कर रही हो रीना? ठीक ही तो कह रही हूँ। आपको घर की सेवा टहल के लिए बिना मोल के लिए एक दासी चाहिए थी। शादी का नाटक इसीलिए रचा गया। बस करो रीना, कुछ भी ऊटपटांग बोले चली जा रही हो। ये दासी वाली बात कहाँ से ले आई? मम्मी बेचारी तो तुम्हें पलकों पर बिठाए रखती हैं, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने भी तुम्हारे पत्नीत्व का अपमान तो कभी नहीं किया। मैं उसे सम्मान भी नहीं कहूँगी। आप जो कर रहे हैं वो तो सामंती युग में होता ही था। तब महलों की दासियों का एक कर्तव्य भी होता था। क्या बकती हो? वे इतनी ज़ोर से दहाड़े कि दीवारें तक दहल गईं। यूँ तो मम्मी जी कभी हमारे कमरे में ताक झांक नहीं करती थीं। रात को तो वे नींद की गोली खाकर ही बिस्तर पर जाती थीं। फिर भी मुझे डर हुआ कि वे अभी आकर पूछेंगी कि क्या हुआ। बड़ी देर तक मैं सांस रोके बैठी रही। उस धमाके के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा सा खिंच गया। मौन की एक लंबी चादर हम दोनों के बीच तन गई। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सुबह पता लगा कि श्रीमान जी यात्रा पर जा रहे हैं। मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। वह तो मैंने इन्हें सूटकेस जमाते देखकर अंदाज़ा लगाया था वे कहीं जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं ये मैंने माँ बेटे की बातचीत से जाना। मम्मी जी कह रही थी, बेंगलोर तो सुनते हैं बड़ा खूबसूरत शहर है, रीना को साथ क्यों नहीं ले जाते, वो भी घूम लेगी। शादी के बाद तुम लोग कहीं गए भी तो नहीं। चले जाएंगे मम्मी, ज़िंदगी पड़ी है। पर 15 दिन यहाँ अकेले तो वो बोर हो जाएगी। वहाँ तो और भी बोर होगी। यहाँ कम से कम घर में तो है, वहाँ होटल में अकेले क्या करेगी। ऑफिशियल टूर में फैमिली को ले जाना बेकार है मम्मी। मैं अगले महीने लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फिर कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। न हो तो उसे 4-6 दिन के लिए इंदौर भेज दो, माँ से भाई भाभी से मिलाएगी। कायदे से तो पहली बार उन्हें लिवाना आना चाहिए था। कायदे से तो हमने कुछ भी नहीं किया मम्मी, फिर इसी रस्म पर इतना जोर क्यों? वैसे वहाँ से चलते समय भाई साहब ने पूछा भी था, पर मैंने मना कर दिया था। कहा था खुद छोड़ जाऊँगा। और अब उसे अकेले भेज दूँ? तुम भी किस युग में जी रही हो मम्मी? और ऐसा दूर ही कितना है? कुल 5 घंटे का तो सफ़र है। दोनों मिलकर मुझे इस तरह डिस्कस कर रहे थे जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ। मेरी इच्छा अनिच्छा, सुविधा असुविधा से उन्हें कोई मतलब नहीं था। मुझे इतना ताव आया कि मन तो हुआ इनसे पहले ही घर से निकल पड़ूँ। इनके जाने के बाद तो घर में सांस लेना मेरे लिए दुश्वार हो गया। जब से सच्चाई का पता चला था, मम्मी के प्यार दुलार से भी मुझे उबकाई आने लगी थी। सारा सारा दिन मैं कमरे में दफन होकर रह जाती। मुझे मम्मी से, उनके बेटे से और अपने आप से भी नफरत हो गई थी। मेरा संस्कारी मन किसी अनाम कुल की वधू होने का आघात सह नहीं पा रहा था। ये मुझे अपनी अस्मिता का अपमान सा लगा था। इन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर इतने दिनों तक ये बात छिपाई गई कि बुढ़ापे में माँ की प्रतिष्ठा पर आँच न आने पाए, तो मेरे सामने सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की क्या ज़रूरत थी? ईमानदारी बरतनी ही थी तो फेरे पड़ने का इंतज़ार क्यों किया गया? रोष तो मुझे अपने घर वालों पर भी कम नहीं था। उनकी तो मति मारी गई थी।
इतना तो सोचते कि कोई उनकी चौखट पर आकर लड़की क्यों मांग रहा है। वे तो बस लड़के का रूप रंग, विद्या बुद्धि और ओहदा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मम्मी की मिश्री घुली बातों से धन्य हो गए। ये भी नहीं सोचा कि रुपए पैसे से या डिग्रियों से ही कोई मनुष्य नहीं बनता। एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए और भी कुछ दरकार होती है। कुछ भी हो, एक बात तय थी और वो ये कि मुझे अब लौट कर यहाँ नहीं आना है। मेरा अनमनापन देखकर एक दिन मम्मी खुद ही बोल पड़ी, रीनू, चाहो तो कुछ दिनों के लिए माँ के पास हो आओ। अकेले जा सकोगी या छोड़ आऊँ? मैं तो चली जाऊँगी, मगर आप यहाँ अकेले रह लेंगी? वे एक उदास हंसी हंस दी, जैसे कहना चाह रही हूँ कि अकेलापन क्या आज का है। पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने ऊपर काबू पा लिया। फिर तो वे कमर कसकर मेरी तैयारी में जुट गईं। पता नहीं कितनी चीज़ें बना डालीं। फिर 2 दिन तक हम लोग बाजार घूमते रहे। टिंकू मिंकू के लिए मिठाई, खिलौने और पुस्तकों का ढेर लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कपड़े लेने से रोका। कहा कि छोटे बड़े हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। वे तो माँ के लिए, भैया भाभी के लिए भी कुछ लेना चाह रही थीं। मैंने ही मना कर दिया। वे कहती भी रहीं कि भैया भाभी तो मेरे लिए बच्चे ही हैं। पर मैंने ही जोर देकर कहा कि वे लोग इस घर से कोई उपहार नहीं लेंगे। दरअसल मुझे संकोच हो आया था। 2 दिन में उन्होंने 250-300 रुपये फूंक डाले थे। कपड़ों की बात तो हज़ारों तक जाती, और श्रीमान जी जाते समय मुझे एक पाई भी नहीं पकड़ा गए थे। इतना सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति इतना सामान्य शिष्टाचार भी भूल गया था। जीवन में अपने को इतना असहाय मैंने पहली बार अनुभव किया। चलते समय जब मम्मी ने पूछा, तुम्हें कुछ पैसे तो नहीं चाहिए, तो मेरे आंसू निकल आए। वे बेचारी यही समझी होंगी कि उनका बिछो मुझे रुला गया है। अपने ही घर में मेहमान बनकर जाना कितना अजीब लगता है, पर यह एहसास इतना सुखद भी होगा, ये पहली बार जाना। शायद इसीलिए औरतें ज़िंदगी भर पीहर के गीत गाती हैं। इतना उत्साह, इतनी ललक, इतनी गर्मजोशी थी सब में कि मैं तो निहाल हो गई। माँ तो खैर माँ ही थीं, पर भैया में भी पिता का सा वात्सल्य भाव आ गया था। टिंकू मिंकू तो शुरू से ही मेरे चमचे थे, पर भाभी के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। इतने दिनों तक वे मुझे घर के एक अनचाहे सदस्य की तरह झेल रही थीं, पर ससुराल से लौटी रीना ननद रानी का खिताब पा गई थी। उसके स्वागत में वे बिछी जा रही थीं। उसके लिए नित नए पकवान बनते, कभी छोले टिकिया, कभी इडली डोसा, तो कभी दाल बाफले। आइसक्रीम तो करीब करीब रोज़ बनती। एक दिन तो भैया बोल पड़े, अब तू जल्दी से अपने घर वापस चली जा। अगर तू 8 दिन और रह गई ना तो मेरी तोंद निकल जाएगी। तेरी भाभी पर तो पाक कला का भूत चढ़ा हुआ है, दिन भर रसोई में घुसी रहती है, पर मुझ गरीब की तो हालत ख़राब हो गई है। भाभी ने झूठ मूठ को मुंह फुलाकर भैया की ओर देखा और हम सब हंस पड़े। उस समय इतना अच्छा लग रहा था, मन हो रहा था कि वक्त यहीं ठहर जाए। तोंद की बात तो खैर मजाक थी, पर यह सच है कि मेरी शादी के बाद भैया के चेहरे पर रौनक आ गई थी। मेरी उपस्थिति से घर में जो निरंतर तनाव बना रहता था, उससे उन्हें राहत मिल गई थी और वे खुश नजर आ रहे थे। मुझे तो माँ का चेहरा भी भरा भरा सा लगा। एक रात मैंने मुंह फुलाकर कह भी दिया, मुझे तो चिंता लग रही थी कि मेरे लिए रो रो कर तुमने पता नहीं अपना क्या हाल बना लिया होगा, पर देखती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ से जाना रास आ गया है। सच कह रही है बेटी, माँ ने मुझे प्यार से थपकते हुए कहा। तुझे ब्याह कर तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ, अब मैं चैन से मर सकूँगी। भगवान से कहो जब मर्जी हो बुला लें। इतनी बुरी लग रही थी क्या मैं? बुरी हो या भली, बिटिया तो ससुराल में ही अच्छी लगती है। और अगर मैं वापस ना जाऊँ तो? धत, ऐसी बात नहीं करते। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे ही आती जाती रहना लली। बाद में तुम्हारे भैया भाभी बुलाएं तो ठीक, नहीं तो अपने घर को ही स्वर्ग समझना। मतलब माँ को मेरे मुंह से ये सुनना भी गवारा नहीं था, और सचमुच ही मैं यहाँ रह गई तो उनका क्या हाल होगा? घर का माहौल तब क्या ऐसा ही बना रहेगा? एक बार इस आदर मान का स्वाद चखने के बाद क्या मैं फिर से वो उपेक्षा, अवमानना, अवहेलना और उल्हाने सहन कर पाऊंगी? 15 दिन इसी ऊहापोह में बीत गए। इसी बीच में सारे रिश्तेदारों के यहाँ, परिचितों के यहाँ हो आई। शादी इतनी हड़बड़ी में हुई थी कि ये लोग तब मुझे न्योता नहीं दे सके थे, अब सारी कसर निकाल रहे थे। जहाँ भी जाती घूम फिर कर वही बातें होती। घर कैसा है, सास कैसी हैं, उनका बेटा कैसा है, फिर पूछने वाले खुद ही उनकी तारीफ़ों के पुल बांध देते। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। मेरी एक मुंहफट सहेली ने साफ कह दिया,
उससे पूछने की ज़रूरत क्या है? उसका दमकता हुआ चेहरा ही बता रहा है कि वो कितनी खुश है। मैं तो हैरानी रह गई। क्या सचमुच ही मेरा चेहरा दमक रहा है? मैं तो अपने को बहुत दुखी, अपमानित, एक घृणित षड्यंत्र की शिकार और न जाने क्या क्या सोच रही थी। फिर मेरा चेहरा अलग कहानी क्यों कह रहा है? सच तो ये है कि विवाह से जीवन को जो स्थिरता, जो स्थायित्व मिलता है, वो भी अपने आप में एक टॉनिक है। पिछले दिनों मेरा चेहरा जो सूखे छुहारे सा निकल आया था, अब सचमुच सेब के मानिंद चमक रहा था। मेरी उस सहेली ने तो मुंह पर ही कह दिया था, रीनू, अगर इसी स्पीड से तू चर्बी इकट्ठा करती चली गई तो साल भर बाद पहचानी भी नहीं जाएगी। बट नो डाउट यू आर लुकिंग क्यूट दीज डेज। उस दिन माँ ने उसे खूब कोसा था और शाम को मेरी नज़र भी उतारी थी। 15 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आया कि मनीष लौट आए हैं। बेहद गुस्सा आया। हजरत खुद फ़ोन नहीं कर सकते थे? शायद जताना चाहते हों कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे गरज हो तो पहुंच जाऊं। उनकी इस बेरुखी से मुझे जैसे आग लग गई। थोड़ी देर के लिए उनके जन्म की कहानी मेरे लिए गौड़ हो गई। वो अपराध उनका था भी नहीं, पर यह अहंकार तो उनकी ही खास अदा थी। मन हुआ कि अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करके यहीं रह जाऊं। घर में ना सही, हॉस्टल में तो जगह मिलेगी। अपने सुनहरे संसार को इतनी जल्दी बेनकाब करने का साहस होता तो सचमुच मैं लौट कर नहीं आती, वहीं रह जाती। पर मैं इतनी बहादुर नहीं थी। माँ ने मुझे कमज़ोर बना दिया था। विदाई के समय आंख में भरकर वे फूट फूट कर रोई थीं, पर वो एक क्षणिक आवेग था। मैं जानती हूँ कि अगर मैं उनके पास रह जाती तो उनका यह रोना कभी थमता ही नहीं। मम्मी का फ़ोन सबके लिए जैसे फरमान हो गया। फ़ौरन विदाई की तैयारियां होने लगीं। वो एक वृहद आयोजन था। जितना सामान मैं लाई थी उससे दुगना मेरे साथ दिया गया। मम्मी जी के लिए शॉल, साड़ी, मेरे लिए 5 साड़ियाँ, इनके लिए गरम सूट का कपड़ा, रामू काका के लिए धोती, गमछा और कमली के लिए चुनरी। इसके अलावा भाभी ने एक स्वेटर खुद इनके लिए बुनकर दिया था। मिठाई तो इतनी थी कि पास पड़ोस के 10 घरों में भेजने पर भी बची रही। भैया खुद छोड़ने आए थे। बोले, मम्मी जी लिवाने नहीं आ सका था, उसी अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मम्मी तो गदगद हो गई। भैया की खूब खातिर की गई। मैं जाते समय भैया भाभी के लिए कुछ लेकर नहीं गई थी। इस बार उन्होंने अपने हाथों से दिया। भैया की एक न चलने दी। सारा वातावरण देखकर भैया खुश हो गए। जाते समय बोले, शादी से पहले घर बार देखना चाह रहा था, पर माँ ने मौका ही नहीं दिया। मन पर तब एक बोझ सा था, पर अब सब कुछ देखकर जी खुश हो गया। रियली यू आर लकी बेबी। रात इन्होंने मुझसे कहा, तुम तो लगता है सारा बाजार ही उठा कर ले आई हो वहाँ से। यहाँ से जाते समय कुछ ले गई थी या खाली हाथ ही चली गई थी? मम्मी ने जितना दिलवा दिया था ले गई थी, अपना बैंक तो खाली था। सॉरी, दरअसल तुम्हारा जाना इतना डेफिनेट नहीं था ना। मेरा यहाँ रहना तो तय था, क्या उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती? सच बताऊँ, मम्मी के भरोसे में इतना निश्चिंत हो जाता हूँ कि कुछ याद ही नहीं रहता। और वे मेरे भरोसे निश्चिंत हो गई हैं। आते उन्होंने सारे अधिकार मुझे सौंप दिए हैं। वे अधिकार इतने खर्चीले होंगे, अगर ये पता होता तो पहले ही दिन मना कर देती। जितना भी साथ लाई थी सब खर्च हो गया। मम्मी बेचारी तो यही समझती होंगी कि मुझे चेक मिल गया होगा। बस करो, ये एकदम घुर्राए। मम्मी को बीच में मत घसीटो। वे तो बेचारी जब ज़रूरत होती है मांग लेती हैं, तुम्हारी तरह उनके मन में गांठें नहीं हैं। खैर, अब बताओ इस घर में तुमने कितना रुपया फूका? अभी चेक फाड़ देता हूँ। नाहक किसी के एहसान क्यों लूँ? मुझे भी कोई उज्र नहीं था। मैंने पेपर का, बिजली का, दूध वाले का सारे बिल सामने रख दिए और कहा, किराने की दुकान की पर्चियाँ शायद रामू काका के पास हैं। वैसे आपको अंदाज़ा तो होगा ही। और कुछ? और कुछ क्या, यही बस रोज़ की सब्जी हैं, फल हैं, कभी कभार दही आ जाता है, पान आ जाते हैं। हाँ, रामू काका और कमली की तनख्वाह मम्मी ही देती हैं। मैंने वो डिपार्टमेंट नहीं लिया, संकोच होता है। वे ताव खाकर उठे और अलमारी से अपनी चेकबुक निकाल लाए। 10,000 काट रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगले पिछले 2-2 महीने तो कवर हो ही जाएंगे। अब 2 महीने तक मेरे कान मत खाना। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो बिच्छू की तरह डंक मार गया, पर मैंने अपनी तिलमिलाहट जाहिर नहीं होने दी। चुपचाप उठकर अपनी चेकबुक भी निकाल लाई। 2,000 का एक चेक फाड़कर उनके सामने रख दिया। ये मेरे अगले और पिछले 2-2 महीनों का, क्या कहते हैं उसे, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वगैरह। उनका चेहरा फक हो गया। ये क्या पागलपन है? घुटी घुटी सी आवाज़ में बोले। पागलपन कैसा? ये तो सीधा साधा हिसाब है।
आपने अपनी माँ का मान रखने के लिए शादी की थी, मैं भी अपनी माँ का मन रखने के लिए इसे निभा ले जाऊंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर आश्रित हो गई हूँ। आश्रित होने का सवाल कहाँ उठता है रीना, तुम मेरी बीवी हो। गले में ढोल को आप बीवी कह सकते हैं, मेरी डिक्शनरी में इसका अर्थ दूसरा है। बेचारे अपना सा मुँह लेकर रह गए। हजरत को आज पता चला होगा कि शब्दों की मार कितना गहरा घाव करती है। पूरे 25 दिन बाद हम लोग मिल रहे थे। रात कमरे में प्रवेश करते ही समझ गई थी कि साहब सुलह के मूड में हैं, पर सब मिट्टी हो गया। हम लोग अपनी अपनी आग में सुलगते ही रह गए और रात प्यासी लौट गई। पता नहीं कब जाकर आंख लगी थी। सुबह उठी तो कमरा सूर्य के प्रकाश से भर गया था। बाहर आई तो देखा मम्मी नहा चुकी हैं और किचन में कमली का हाथ बटा रही हैं। मुझे देखकर बोली, नाश्ते की कोई ख़ास प्लानिंग तो नहीं थी ना? मैंने आलू पराठे का सामान लगा दिया है। आज सुबह बहुत देर हो गई ना, मैंने झेंपते हुए कहा। आपने आवाज़ दे ली होती। कोई बात नहीं बेटे, उन्होंने स्नेहिल स्वर में कहा। अब संभाल लो, मैं ज़रा ठाकुर जी को नहला दूँ। वे पूजा घर में चली गईं तो मैंने रसोई में पाँव दिया। देखा आटा सानते हुए कमली मंद मंद मुस्कुरा रही है, शायद मेरी झेप का आनंद उठा रही थी। तुम ही एक बार आवाज़ दे देती, मैंने उल्हाना दिया। हम का पागल हैं कि जाने कितने दिनों बाद तो पीहर से आई हो, रात भर पलक नहीं झपकी होगी। हमें का पतो नहीं है और हम आवाज़ लगाती तुम्हें? पागल हैं का हम? मैं कानों तक लाल हो आई। उसकी मुस्कुराहट का भेद अब मेरी समझ में आया। गुस्सा तो इतना आया कि मुंह नोच लूँ, पर उसका क्या दोष था? ये तो उसका अनुभव बोल रहा था। फिर इतने खुलेपन की छूट तो मैंने ही उसे दे रखी थी। 3-4 दिनों तक ये जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे, पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिया। रूठने का अधिकार तो मुझे भी था, पर अगर कोई मनाने वाला ना हो तो रूठने में क्या तुक है। मैं मज़े से अपनी दिनचर्या में लगी रही, बल्कि एक ज़बरदस्ती का चुलबुलापन मैंने ओढ़ लिया था। दिन भर कमली के साथ, मम्मी के साथ हंसी मजाक होता रहा। ये देख देख कर कुड़ते रहे। फिर एक दिन नहा कर आई तो क्या देखती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल पर एक साड़ी का पैकेट रखा हुआ है। मतलब ये कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत हूँ जिसे एक साड़ी या जेवर देकर वश में कर लेंगे। ऐसी दर्जनों साड़ियाँ खरीदने की सामर्थ्य है मुझ में। 2 दिनों तक वो पैकेट वहीं धूल खाता पड़ा रहा। तीसरे दिन इनसे न रहा गया। बोले, क्या इतनी बिजी हो गई हो कि साड़ी एक बार खोल कर भी नहीं देख सकी? मुझे मालूम थोड़ी था कि ये मेरे लिए है, मैंने मासूमियत से कहा। तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर और किसकी साड़ी होगी? मैं कोई भिखारिन हूँ जो रास्ते में पड़ी चीज़ें उठा लूँगी? ये रास्ता है? वे चीखे और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। जाते ही उन्होंने साड़ी उठाकर कोने में फेंक दी। एक लिफाफा पट्टे से गिरा। इनके जाते ही मैंने चुपके से उठाकर देखा, बर्थडे कार्ड था। मैंने कैलेंडर देखा। ओ माँ, परसों मेरा जन्मदिन था। मुझे तो खैर इन दिनों कुछ भी याद रहने का सवाल ही नहीं था, पर मेरे घर वालों को क्या हुआ? वे कैसे भूल गए? क्या मुझे ब्याह कर इतने मुक्त हो गए हैं कि मेरा अस्तित्व ही उनके लिए नगण्य हो गया? इतनी बड़ी दुनिया में केवल एक व्यक्ति को मेरा जन्मदिन याद रहा। मुझे कृतज्ञ होना चाहिए था। दूसरे दिन चुपचाप बाजार जाकर मैं एक थैंक यू कार्ड ले आई और उनकी मेज पर रख दिया। रात को जब फाइलें लेकर बैठे तब उनकी नज़र पड़ी। बड़ी देर तक उसे उलट पुलट करते रहे। उस समय उनके चेहरे पर ऐसा असहाय भाव था कि मुझे दया हो आई, पर दाम्पत्य दया के सहारे तो नहीं चलता ना। 5-6 दिन की बात है। मैं मम्मी के बालों में तेल डाल रही थी कि श्रीमान जी धम्म धम्म करते आ पहुँचे। बिखरे बाल, लाल आंखें, मुंह में ब्रश और नाइट सूट पहने हुए। इस तरह बेतरतीब तो उन्हें कभी देखा नहीं था। नफासत पसंद व्यक्ति हैं। मम्मी भी घबरा गईं। क्या हुआ रे? अभी तो कुछ नहीं हुआ मम्मी, पर अगर हो भी गया तो तुम्हें पता तब लगेगा जब कमरे में मेरी लाश सड़ने लगेगी। छी, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा है? ये सुबह है माय डियर मम्मी, 11 बज रहे हैं। किसी को मेरे सोने जागने से मतलब नहीं है तो क्या घड़ी भी अपना काम बंद कर देगी? मम्मी ने एक बार मेरी ओर देखा और बोली, मैंने तो रीना से पूछा भी था तो बोली कि रात काफ़ी देर तक जागते रहे हैं। जाग कर मैं ताश तो नहीं खेल रहा था, कोर्ट में पेशी है आज, केस स्टडी कर रहा था। 1:30 बजे तक जाकर पूरे 10 पेज की ब्रीफिंग लिखी है मैंने, पर अब वो किस काम की? अब तो मेरी पेशी जीएस के सामने ही होगी। खैर, उससे भी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को तो पकी पकाई मिलनी चाहिए बस। मम्मी ने तेल की कटोरी मेरे हाथ से लेते हुए फुसफुसा कर कहा,
जाओ उसके चाय नाश्ते का प्रबंध करो, नहीं तो सचमुच उसे देर हो जाएगी। सचमुच ही कोई ज़रूरी काम होगा, नहीं तो वो इतना गर्म कभी नहीं होता। फिर बेटे से बोली, अब ये औरतों की तरह भुनभुनाना बंद करो और जाने की तैयारी करो, अभी सब हुआ जाता है। चाय लेकर कमरे में गई तब श्रीमान जी शेव बना रहे थे। इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कसेले स्वर में कहा। आपके सोने जागने से मेरा तो कभी कोई वास्ता नहीं रहा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं रहा और रहना चाहिए कि नहीं। अब इस बात का कोई क्या जवाब दे। जैसा भी हुआ हो, उस दिन कोर्ट का काम तो ज़रूर हो गया होगा, नहीं तो घर आकर ये ज़रूर नाटक करते। मैं लेकिन दिन भर अपमान की आग में सुलगती रही। जिद में आकर मैंने दूसरे दिन सुबह 6 बजे इनकी चाय लगा दी। पहली रात के जगे हुए थे, किसी तरह उठने को राजी ही नहीं थे, पर मैं भी अड़ गई। आप बेशक चाय पीकर दोबारा सो जाइए, पर आपको उठना तो होगा। बच्चों की तरह माँ के पास शिकायत लेकर पहुँच जाते हैं, मैं वो नहीं होने दूंगी। झक मार कर उन्हें उठना पड़ा। अपना गुस्सा मुझ पर उतारते हुए बोले, सुबह सुबह श्रीमुख के दर्शन किए हैं, आज भगवान ही मालिक है। मैंने भी कह दिया, दुनिया के 80% मर्द बीवी का चेहरा देख कर ही उठते हैं, उनका दिन खराब क्यों नहीं होता। लोगों की तो आदत ही हो गई है, अपनी औंधी किस्मत का ठीकरा बीवी के सिर पर फोड़ेंगे। इससे तो अच्छा है आप पलंग में आईने जड़वा लें। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह गई, पर दिन भर मन में खटका बना रहा। हाय, आज इनका अठन्नी भर भी नुकसान हुआ तो ये सबके सामने मुझे कोसने से बाज नहीं आएंगे। दिन भर मैं ईश्वर को मनाती रही कि प्रभु आज तो मेरी लाज रख लो। भगवान ने भी सोचा होगा कि बेचारी कभी कभी ही तो गुहार लगाती है, इसकी प्रार्थना सुननी चाहिए। शाम को साहब बहादुर लौटे तो बड़े खुश खुश थे। हम दोनों सास बहू बैठकर चाय पी रहे थे। दंदनाते हुए घर में दाखिल हुए और बोले, अरे मम्मा, सूखी चाय क्यों पी रही हो, लो मिठाई खाओ। आज ये मिठाई कैसी? पिछले साल 3 महीने तक एडिशनल चार्ज संभाला था ना, उसका क्लेम आज मिला है। कंपनी की गार्ड से पैसा निकालना कोई आसान काम है? कोई एक दस्ता कागज़ खर्च किए होंगे मैंने, तब जाकर काम बना है। और उन्होंने नोटों की एक पूरी गड्डी मम्मी की गोद में डाल दी। अरे ये सब मुझे क्यों दे रहा है, बहू को दे। लक्ष्मी के भाग्य से ही घर में लक्ष्मी आती है। जा आज ही बाजार जाकर इसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आ। तुम्हारी बहू की पसंद बहुत ऊंची है मम्मी, हमारी दी हुई साड़ी उन्हें पसंद नहीं आती है। बर्थडे पर एक लाकर दी थी, अब तक धूल चाट रही है। तो साथ लेकर जाना, उसकी पसंद की दिलवाना। वे गुनगुनाते हुए वॉश लेने चले गए तो मम्मी मुझसे बोली, रीनू बेटे, कभी कभी सामने वाले का मन रखने के लिए अपनी पसंद को भूल जाना पड़ता है। पसंद की बात नहीं है मम्मी, उस साड़ी में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। फॉल, पीको, ब्लाउज सभी तो बाकी है। पेटीकोट भी शायद लेना पड़े, कैसे पहन लूँ बताइए। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो, आजकल साड़ी के साथ एक खर्चे और जुड़ गए हैं। वो बेचारा ये सब क्या जाने, घर में कोई बहन भी तो नहीं है। खैर, बाजार जा रही हो तो दोनों साड़ियों का काम मुकम्मल करके आना। फिर बाजार जाना ही पड़ा। साड़ी भी अपनी पसंद की ही खरीदनी पड़ी, क्योंकि ये तो पूरे वक्त सड़क की रौनक ही देखते रहे। केवल बिल देते समय ही उन्होंने एक नज़र साड़ी पर डालने की औपचारिकता निभाई थी। साड़ी खरीदने के बाद हम लोग मैजिक सेंटर गए। दोनों साड़ियाँ निकाल कर काउंटर पर रखीं तो ये चौंक पड़े। जब सेल्समैन साड़ियाँ लेकर शेड मिलाने में व्यस्त हो गया तो ये बोले, हमने तो शायद अभी एक ही साड़ी खरीदी थी ना। हाँ, ये दूसरी घर में पड़ी थी, किसी ने जन्मदिन पर दी थी। मैंने कहा, चलो इसका भी सिलवा ही लेते हैं। पर आपको तो पसंद ही नहीं थी। घर में पहन लूँगी, मैंने कनखियों से उन्हें देखते हुए कहा। उनके चेहरे का रंग हर पल बदल रहा था। साड़ियाँ उठाकर हमने फॉल, पीको के लिए दी, फिर एक अच्छे से टेलर की तलाश की। बाद में पेटीकोट हाउस भी जाना पड़ा। ये तो तंग आ गए। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है ये। और क्या, आप क्या सोच रहे थे कि साड़ी खरीद कर ही मुक्ति पा जाएंगे? अच्छा ही हुआ जो मैंने देर से शादी की, कम से कम इतने दिन तक इस तबालत से तो बचा रहा। बच तो खैर आप अब भी सकते थे, पर आपकी ये जो बच्चों वाली आदत है ना, वही आपका नुकसान करवाती है। जरा सी बात को लेकर मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। तो किसके पास जाऊं? उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा कि मेरा दिल भर आया, पर उनका दूसरा ही वाक्य कलेजे पर हथौड़े की तरह पड़ा। बोले, कम से कम उनका लिहाज करके तुम साथ आई तो, नहीं तो तुम्हारी तो मिजाज ही नहीं मिलते। आसमान की ओर मुंह उठाए चलती हो हमेशा। पता नहीं किस बात का इतना घमंड है कि ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ते। घमंड नहीं जनाब, इसे स्वाभिमान कहते हैं। आप शायद सोचते हैं कि आपने एक दुखियारी का उद्धार किया है,
इसके एवज में वो ज़िंदगी भर आपके चरण धो धो कर पिएगी। पर आप भ्रम में हैं। मैंने कभी किसी से दया की भीख नहीं मांगी थी। अगर मेरे भाग्य में शादी लिखी थी तो ज़रूर होकर ही रहती। सुरेंद्र नहीं आया, आप आ गए। आप नहीं आते तो कोई और आ जाता। पर इसके लिए किसी को एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। घर लौटते हुए हम फिर 2 द्वीपों में बट गए थे। घर से चलते समय मन को 10-10 बार समझाया था, पर पता नहीं कितनी कड़वाहट थी भीतर कि ना चाहते हुए भी सतह पर आ ही जाती थी। मैं मनीष के 100 अपराध क्षमा कर सकती थी, पर उनका दंभ मुझसे झेला नहीं जाता था। फिर मैं भी बराबरी से तनकर खड़ी हो जाती थी। मुझे किसी के एहसानों की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ अपना अधिकार चाहती थी। उस दिन सुबह मम्मी के कमरे में चाय लेकर गई तो पेन बाम की गंध नथनों में भर गई। आपके सिर में दर्द है क्या? मैंने चिंतित स्वर में पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुझे देखती रहीं। सुबह सुबह दर्द उठा है, कहीं आधा सीसी तो नहीं? माँ इसके लिए मिश्री और काली मिर्च की बड़ी अच्छी दवा बनाया करती थी। मेरी इस महत्वपूर्ण सूचना को दरकिनार कर उन्होंने पूछा, तुम सुबह से क्या कर रही थी? स्वर में अभियोग की छाप थी। मुझे बड़ी कोफ्त हुई। अब मुझे क्या सपना आया था कि इनके सिर में दर्द है? इतना ही था तो मुझे आवाज़ दे लेती। मैं बगीचे में पानी दे रही थी। मैंने यथासंभव नम्र स्वर में कहा, आप 7 बजे के बाद ही चाय लेती हैं, इसलिए। वैसे मैं यहाँ बाहर लॉन में ही तो थी, आपने आवाज़ दे ली होती। दर्द मेरे नहीं, मनीष के सिर में हो रहा है। अभी अभी तो वो यहाँ से उठकर गया है। जाकर देखो, शायद उसे चाय की ज़रूरत हो। ओह, तो ये बात थी। गुस्सा शायद इसी बात पर था। लेकिन मुझे क्या पता था कि श्रीमान आज इतनी जल्दी उठ जाएंगे। रोज़ तो 7:30 से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते। रोश में उबलते हुए ही मैंने चाय बनाई। बाम की गंध मेरे कमरे में भी तैर रही थी और श्रीमान जी बिस्तर पर लेटकर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने दन से मेज पर ट्रे रखी और कप में चाय डालते हुए कहा, सिर में दर्द था तो मुझसे भी कह सकते थे, बाम लगाना तो मुझे भी आता है। मेरी क्या शामत आई थी जो तुमसे कहता? बाद में पता नहीं कितने दिनों तक सुनना पड़ता कि मुझे तो यहाँ सबकी सेवा टहल के लिए लाया गया है। इस बात का कोई तीखा सा जवाब मैं सोच रही थी कि वे आश्चर्यजनक मृदु स्वर में बोले, वैसे विश्वास करो, मैंने मम्मी से भी नहीं कहा था। मुझे मालूम है ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं उन्हें पेपर देने गया तो उन्होंने ताड़ लिया। मैं अविश्वास से भरकर उन्हें देखती रही। क्या सचमुच इस व्यक्ति को इस बात की परवाह है कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता? मेरी इस चुप्पी का उन्होंने कुछ और ही अर्थ लगाया। बोले, देखा जाए तो मम्मी का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। पिछले 33 सालों से मुझे देख रही हैं, इसलिए मेरे चेहरे की एक एक रेखा से परिचित हैं। कैसा भी दर्द हो फ़ौरन पकड़ लेती हैं। दिन भर यही बात मेरे जहन में चक्कर काटती रही। क्या सचमुच मम्मी इनका चेहरा पढ़ लेती हैं, दर्द पकड़ लेती हैं? तब तो हम लोगों के बारे में भी सब कुछ जान गई होंगी। पर मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। उनका मुझ पर स्नेह वैसा ही बना हुआ है, बल्कि मैं ही कुछ खिंची खिंची से रहने लगी हूँ। अब तो उनकी पारदर्शी दृष्टि से और भी बचकर रहना होगा। इस बचने की कोशिश में मैं कभी कभी अपने भावों को कुछ ज़्यादा ही उजागर कर गई। तब मम्मी हैरत से भरकर मुझे देखती रह गईं, बोली कुछ नहीं। पर एक दिन उनसे नहीं रहा गया। उस दिन घर में कोई नहीं था। नौकर चाकर भी और उनका बेटा भी, सबके सब अपने काम से गए हुए थे। मौके का लाभ उठाकर उन्होंने पूछ ही लिया, रीनू, अब तो वो ज़माना नहीं रहा जब माँ बाप बच्चों पर अपनी मर्जी ला देते थे। अब तो जो भी तय होता है बच्चों से पूछ कर ही होता है। तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, पर कम से कम मैंने तो ऐसा ही किया है। फिर भी पूछती हूँ, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? कैसी शिकायत? इस बात का वे जवाब नहीं दे सकीं। शायद वे बहुत कुछ कहना चाहती थीं, पर मेरी बेरुखी दीवार बनकर सामने आ जाती थी। हार कर संक्षेप में बोली, तुम्हें लगता होगा मनीष बहुत मुंहफट है, पर वो बहुत ही भावुक लड़का है। लेकिन अपनी भावुकता को वो अपनी समझता है, इसलिए नाटक करता रहता है। पर आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। मुझे खुशी का इजहार करना नहीं आता। आना चाहिए। आदमी को अपने दुख सुख का, राग द्वेष का ठीक से इजहार करना चाहिए। इससे सामने वाले को सुविधा होती है। तो ये बात अपने बेटे से कहिए ना। मैंने कहना चाहा, पर चुप कर गई। अब माँ के सामने क्या कहूँ कि मैं अब तक उनके लड़के की था नहीं पा सकी हूँ। वो घड़ी में तोला, घड़ी में माशा नज़र आते हैं। कभी लगता है मुझसे बेजार हैं, कभी लगता है मेरे सामीप्य के लिए अकुला रहे हैं। कभी उनका छोटा सा वाक्य मन में घाव कर जाता है, कभी किसी जरा सी बात पर मैं पुलक से भर उठती हूँ।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग घंटा भर साथ बैठ लिए हों और उस बैठक का अंत कड़वाहट में ना हुआ हो। जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, उनका अहम चट्टान बनकर आड़े आ गया। बीसियों बार तो जता चुके होंगे कि सिर्फ मम्मी की खातिर ही उन्होंने ये शादी का जंजाल मोल लिया है, लेकिन जब जब मैंने इस बात का ताना दिया, घायल पंछी की तरह छटपटाने लगते हैं। उनका तो और छोरी पता नहीं लगता। और मम्मी पूछती हैं कि तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं। अब अगर शिकायत है भी तो क्या उनसे कहने की है? कंपनी की एनुअल सोशल मीट थी। डिनर का कार्ड मेरे सामने फेंक कर ये बोले, चलोगी? मतलब मनोहार वगैरह कुछ नहीं, एक सीधा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दो। ये पार्टियां सचमुच मुझे रास नहीं आती। घर पर तो किसी तरह निभा ही लेती हूँ, पर घर से बाहर निरंतर मिसेज मनीष का खिताब झेलना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। फिर नई नई शादी हुई थी। लोगों को हंसी मजाक का ऐसा जोश चढ़ता है कि मन लहूलुहान हो जाता है। जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, पर मुझे मना करने का मौका ही नहीं मिला। मुझसे ज़्यादा उत्साहित तो मम्मी ही थी। हर साल तो अकेला ही जाता रहा है मनीष, पर आज क्या वे लोग उसे अकेला घुसने देंगे? बाहर से ही लौटा देंगे। सभी लोग तुम्हें देखने के लिए लालायित हैं। वैसे भी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। पति दिन भर जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, उनसे तुम्हारा भी परिचय होना चाहिए। कहीं जाओगी नहीं तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? जाने आने से ही तो सर्कल बनता है। वे सिर्फ कहकर ही नहीं रुकी, मेरे लिए उन्होंने साड़ी और जेवरों तक का चुनाव कर डाला। वे चाहती थीं कि उत्सव में बहू का पहला प्रवेश धमाकेदार हो। उन्होंने कुछ इस तरह से मुझे पहना उड़ा कर भेजा जैसे कि मेरा रिसेप्शन हो। वहाँ जाकर जब औरों को देखा तो मैं शर्म से गड़ गई। औरतें वहाँ भी बन सवर कर आई थीं, पर उस श्रृंगार का ढंग दूसरा था। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया। ये तो हमेशा इन पार्टियों में आते रहे हैं, फिर मुझे इस तरह नमूना बनाकर लाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था कि यहाँ भी मम्मी की इच्छा ही सर्वोपरि मानी गई। मैं वैसे ही नर्वस हुई जा रही थी, फिर ये तो एकदम अलग किस्म की गैदरिंग थी। लोग भी नए थे और माहौल भी अपरिचित था। लोग खुले मजाक कर रहे थे और महिलाएं उसका लुत्फ उठा रही थीं। मैं सुन सुनकर ही छुई मुई हुई जाती थी। कुछ ने मुझे शादी के 4 महीने बाद भी अपना ब्राइडल लुक बनाए रखने पर बधाई दी, पर मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहे हैं। पीने का तो खैर प्रश्न ही नहीं था, पर मुझे खाना भी मज़ेदार नहीं लगा। 2 बोतल ऑरेंज पीने के बाद पेट वैसे ही भर गया था। फिर आधी से ज़्यादा डिशेस मेरे लिए नई थीं। मुझे यूं चुगता देखकर एक देवी जी ने जूनियर मनीष के आगमन की घोषणा कर दी। सबने तालियां पीटकर मेज थपथपाकर इस घोषणा का स्वागत किया। इसके बाद तो सचमुच मेरा वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सिगरेट का धुआं, तरह तरह के सेंट्स की महक और खाने की सुगंध, इन सब के बीच मेरा दम घुटने लगा था। थोड़ी देर को मैं टेरेस की खुली हवा में आकर खड़ी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा सिर क्यों घूम रहा है। कहीं सचमुच ही जूनियर का पदार्पण तो नहीं हो रहा है? मुझे इनका फतवा याद आया। मैं उस घिनौने वंश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता और सचमुच मुझे उबकाई आने लगी। घर लौटते हुए मैंने इनसे कहा, कहीं पान की दुकान दिखे तो रोक लीजिएगा जी, पता नहीं कैसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद इन्होंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। दुकान सामने उस पार थी। पहले तो हम दोनों साथ ही चलने को हुए, फिर देखा कि दुकान पर इतनी रात को भी काफ़ी भीड़ है और भीड़ में जो चेहरे थे वे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। रहने देते हैं, मैंने कहा। तुम गाड़ी के पास रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। उनके जाने के बाद मैं पशुपेश में वहीं खड़ी रही। गाड़ी के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अखबारों में पढ़े हुए, सिनेमा में देखे हुए कई किस्से याद आने लगे। इसीलिए तो मम्मी कभी सेकंड शो भी नहीं जाने देती। ठीक ही करती हैं। आज मैं पूरे 12 तोले का सेट पहने हुए हूँ। पता नहीं कौन कब कहाँ से निकल आएगा और झपट लेगा। क्रींच क्रींच। तेज रोशनी और ब्रेक्स की कर्कश आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग की। सहम कर देखा, मैं रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। मेरे आगे और पीछे 2-3 कारें और स्कूटर्स रुक गए थे। उतनी रात को भी वहाँ एक छोटी मोटी भीड़ जुटाई। शर्म और हंगामे के डर से मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। लोग अभी तय नहीं कर पाए थे कि दोषी कौन है। वे उसे दंड देने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर कर ही रहे थे कि भीड़ को चीरते हुए ये प्रकट हुए। इन्हें देखकर इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। मैं शायद इनसे लिपट ही जाती, पर उससे पहले ही वे मुझे खींचकर उस घेरे से बाहर ले आए। यंत्र चालित सी मैं उनके पीछे चल रही थी। वे रुके, मैं रुक गई। उन्होंने बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गई। मुझे होश तो तब आया जब ये ड्राइवर को निर्देश दे रहे थे। तब पता चला कि हम लोग ऑटो में बैठे हैं। गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा।
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा रास्ता अनबोले ही कटा। घर के सामने जब ऑटो रुका तब उतरते समय मुझे भान हुआ कि जो हाथ पकड़कर वो मुझे खींच लाए थे वो अब भी उनकी गिरफ्त में है। उसे धीरे से छुड़ाकर मैं घर की ओर भागी। मम्मी खिड़की से देख ही रही थी। उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। ऑटो देखकर तो मैं घबराई गई थी। सोचा इतनी रात को कौन आया होगा, पर तुम लोग ऑटो में क्यों हो? गाड़ी क्या हुई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। धम्म से जाकर सोफे में धंस गई। तभी ये भीतर आए। आते ही बरस पड़े। मम्मी, अच्छी गंवार लड़की बांध दी तुमने मेरे पल्ले। ढंग से रास्ता क्रॉस करना तक नहीं आता। भगवान का शुक्र मनाओ कि 1 पीस लौट आई है, नहीं तो अभी हम सबके सब अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे होते। क्या हुआ था बेटे? मम्मी ने मेरा कंधा थपथपाकर पूछा तो उनकी हथेलियों में मुंह छिपाकर मैं फपक पड़ी। जो कुछ घट सकता था उसका एहसास मुझ पर अब हावी हो रहा था। थोड़ी देर तक मुझे थपकती रहीं, फिर स्नेहिल स्वर में बोलीं, तुम थोड़ी देर लेट लो, मैं अभी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वे कॉफ़ी बनाकर लाईं और प्लेट में डालकर बच्चों की तरह मुझे पिलाई भी। ये तो एक घूंट में ही अपना कप खाली कर गए। तभी बाहर हॉर्न बजा। अब कौन आया? वही टैक्सी वाला है, मैंने उसे रोक लिया था। गाड़ी वही बीच सड़क पर छोड़ आया हूँ, उसे लाना तो पड़ेगा। पर गाड़ी क्यों छोड़ दी थी? सच बताऊं मम्मी, मैं इतना नर्वस हो गया था कि गाड़ी चलाने का हौसला ही नहीं रहा था। अब तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पी ली है ना, अब कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलूंगी। आप लोग बाहर से लॉक कर लें, मैं सोने जा रही हूँ, मैंने थकी सी आवाज़ में कहा और कमरे में चली आई। पता नहीं रात कब नींद खुली। देखा श्रीमान जी कुर्सी पर बैठे हुए सीलिंग फैन को निहार रहे हैं। शरीर पर वही पार्टी वाली ड्रेस थी, मतलब अभी कपड़े भी नहीं बदले गए थे। घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। आप लोग क्या अभी लौटे हैं? अरसा हो गया, इन्होंने थकी सी आवाज़ में कहा। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी, सोचा वहाँ करवटें बदलता रहूँगा तो तुम्हारी नींद भी खराब होगी। मैं तो घोड़े बेचकर सो गई थी, कहीं खाने में तो कुछ नहीं था ना? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुझे देखते रहे। फिर डूबती सी आवाज़ में बोले, रीनू एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? रीनू? आज पहली बार उन्होंने मुझे इस तरह पुकारा था। सच सच बताना रीनू, यह आत्महत्या की कोशिश तो नहीं थी ना? आत्महत्या? क्या बात करते हैं, मैं भला ऐसा पागलपन क्यों करूँगी? तुम यहाँ खुश तो हो ना? इतनी दुखी भी नहीं हूँ कि मरने का प्रोग्राम बना लूँ। कमरे में कुछ देर तक शांति रही। फिर ये घन गंभीर स्वर में बोले, मैं जानता हूँ रीनू, मेरा व्यवहार कभी कभी बहुत अटपटा, बहुत असहिष्णु हो जाता है, बल्कि मैं तो उसे अमानुषीय ही कहूँगा। एक हीन बोध हमेशा मुझे घेरे रहता है। कारण तो तुम जानती ही हो। तुमसे शादी करने के बाद उसमें एक अपराध बोध भी जुड़ गया है। इन दोनों भावनाओं से मैं कभी उबर नहीं पाता। मम्मी के उस अपराध का न्याय तो मैं नहीं कर पाता, इसीलिए शादी का दोषी उनके सिर मढ़ता रहता हूँ। इससे भी शांति नहीं मिलती तो अपने को कोसता हूँ, फिर सारी कड़वाहट तुम पर उड़ेल देता हूँ। तुम पर अधिकार है ना मेरा, उसका बस यही तो उपयोग करता हूँ। मेरे अहम ने मुझे कभी स्वीकार नहीं करने दिया कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, पर उस क्षण तुम्हें खो देने की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठाता। उस समय अपनी अंतरात्मा से प्रभु को पुकारा था कि मेरी रीनू मुझे सही सलामत लौटा दो, मैं अपने सब अपराधों की क्षमा मांग लूँगा। मेरे ईश्वर ने तो मेरी लाज रख ली, क्या तुम भी मेरी बात रख लोगी? मुझे क्षमा कर दोगी? मैंने कहना तो चाहा था कि ये इतनी सी बात कहने में इतने दिन लगा दिए। खुद भी जलते रहे और मुझे भी जलाते रहे। जीवन के कितने स्वर्णिम क्षण राख कर दिए। पर कहती कैसे? मेरा भी अहंकार आड़े आ गया था। मैंने उनके बालों में अपना मुंह छिपाते हुए केवल इतना कहा, ये माफ़ीनामा कल तक के लिए मुलतवी नहीं हो सकता? इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे जीवन के उतार चढ़ाव, घट अघट से भरी हुई एक बेहद संवेदनशील कहानी मालती जोशी जी की लिखी हुई सूली ऊपर सेज पिया की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।